हम्म। डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों से जुड़ा के हुआ है, ठीक है। डिफरेंशिएशन भी इसके अंदर थोड़ा सी है, प्लस इंटीग्रेशन। और ये जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, आपको डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में जो अगर इक्वेशन होती है ना, वो आपको ओरिजिनली दी हुई होती है डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब ये जो y और x होंगे ना यहाँ पे, दे वुड बी सम वेरिएबल, थोड़ी सी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती है ना उसके अंदर से आ जाएगी। जैसे कि आपके पास आ जाएगा टाइम के हिसाब से बैक्टीरिया की ग्रोथ, ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिवाइड बाय टाइम। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये एक इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गई। आगे इसका फंक्शन वैसे ही होगा जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं ना, बस इन टर्म्स ऑफ टी होगा। अब ये वेरिएबल चेंज होंगे थोड़े से, रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से होंगे। बाकी करना यही होगा कि आप क्या करोगे फिर, वेरिएबल सेपरेबल करते हो। वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, सेपरेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करना चाह रहे होते हैं तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड द ओरिजिनल रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जैसे डी एन अपॉन डी टी दिया होता है ना यहाँ पे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब मुझे चाहिए रिलेशन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विद टाइम, जो फंक्शन होगा ना एन और टी का, वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए पहले मैं करता हूँ वेरिएबल सेपरेट, और वेरिएबल सेपरेट करके आगे मुझे एक कंडीशन दी हुई होगी, एटलीस्ट वन कंडीशन गिवन। क्योंकि आपको पता है जब भी आप इंटीग्रेट करते हो आपके पास क्या आता है, प्लस सी आता है ना, कांस्टेंट आता है। वो फिर आपको निकालना पड़ता है। इंटीग्रेट तो कर दोगे dx या जो भी वेरिएबल है उसके हिसाब से, और करने के बाद जो भी फंक्शन आएगा प्लस सी, और उस सी का फिर आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो वो निकालने के लिए फिर आपको एक कंडीशन, एटलीस्ट एक कंडीशन दी हुई होगी। जितने अननोन होंगे उतनी कंडीशन आपको देगा। फिर आपके पास क्या हो जाएगी, कंप्लीट रिलेशन या फंक्शन बदल जाता है आपके पास। हर सवाल में यही चल रहा होगा, कंप्लीट फंक्शन बदल जाएगा। और फिर फर्दर वो आगे फर्दर डिडक्शन जो भी करवाना चाह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ टी इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी इफ एन इज इक्वल टू दिस। फर्दर डिडक्शन आगे वो जो भी कैलकुलेशन करवा रहा है वो आगे करवाएगा। ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन में यही हो रहा है। अब इसको सॉल्व करना है, सवाल निकालते हैं डायरेक्ट। वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, बिल्कुल थोड़ा आसान वाला निकालते हैं। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है सारी की सारी। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना तो दो किस्म के सॉल्यूशन आते हैं। इसने भी देखो कहा है इसके सवाल में कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन। अभी मैं बताता हूँ कि क्या फर्क होता है। एक होता है जनरल सोल्यूशन और एक होता है हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन। एक होता है जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये इसको हम सॉल्व करते हैं ना तो पता चल जाएगा। जैसे आपके पास पहला है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स और वाई स्क्वायर। इसने क्या कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन, मतलब इसको सॉल्व करना है ना, वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। तो मैंने पहला स्टेप क्या बताया कि आपको वेरिएबल सेपरेट करने पड़ेंगे, फिर आपने सॉल्व करना है फर्दर जितना भी इंटीग्रेट करना है। तो वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब ये है कि सारा वाई एक तरफ, डी वाई एक तरफ और डी एक्स एक तरफ। जब आपको ये करते हैं तो हम डी वाई को इधर ही रखते हैं, ये वाला जो राइट साइड वाला डी वाई स्क्वायर है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये एक्स के साथ डी एक्स हो गया। अपने डी वाई और डी एक्स को हमेशा ऊपर रखना, डिनोमिनेटर में नहीं रखना। ये जो डी वाई है या फिर डी एक्स है, इनको हमेशा ऊपर रखना, नेवर इन डिनोमिनेटर।
अब इसको सॉल्व करना है। अब नाउ यू वांट टू गो बैक टू द ओरिजिनल फंक्शन, तो आप क्या करोगे, दोनों को इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, जैसे ln ऑन बोथ साइड लगाया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड किया, इसी तरीके से इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। अब ये नॉर्मल जैसे इंटीग्रेट करते हैं, सारे फॉर्मूला आपने इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हो। तो ये वाई स्क्वायर को अगर ऊपर लेकर आता हूँ तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और क्या आएगा यहाँ पे प्लस सी। भाई देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि 2 दफा इंटीग्रेट हो रहा है, तो दोनों दफा आपके पास सी का वैल्यू आना चाहिए ना। दो लेफ्ट साइड पे भी इंटीग्रेट हुआ तो वहां पे भी सी आना चाहिए, राइट साइड पे भी इंटीग्रेट हुआ तो वहां पे भी सी आएगा। क्या हुआ, पावर ऐड हो जाती है ना, +1 अपॉन द न्यू पावर, तो -2 +1 -1 इंटीग्रेट हो गया ना थर्ड ईयर। जैसे यहाँ पे dx था, वो dx हट जाता ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। हाँ तो मैं कह रहा था कि 2 दफा इंटीग्रेट किया तो दोनों के लिए सी आना चाहिए था, लेकिन सी क्या है, कांस्टेंट है दोनों। तो मैंने क्या उन दोनों को कंबाइन करके एक ही कांस्टेंट बना दिया, जिसको मैं सी कह रहा हूँ बस आगे। तो बस एक ही सी लिखोगे, ठीक है। अगर किसी को कोई सवाल है कि 2 सी आने चाहिए, ठीक है। हाँ अब आगे क्या होगा, ये आपका क्या हो कहलाएगा, सर सी तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे दोनों जब आएंगे तो? सी दोनों का अलग अलग होंगे ना, समझे, जरूरी नहीं है कि सेम है। तो हम क्या करें, उन दोनों कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है नहीं, तो दोनों कांस्टेंट को मैंने ऐड कर दिया। आई एम नाउ कॉलिंग इट अ सिंगल कांस्टेंट सी। सही है, इट डजेंट मैटर, एक दफा सी लो आप, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये जो सोल्यूशन आया है इसको हम कहेंगे ये जनरल सोल्यूशन है। ये जनरल सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि हमें सी की वैल्यू नहीं पता। ये जनरलाइज है, सी कैन बी एनीथिंग। आपको पता है जब सी 1 होगा तो अलग फंक्शन होगा, जब सी 2 होगा अलग फंक्शन होगा, तो ये एक फैमिली ऑफ फंक्शन है। ठीक है, तो ये जनरल सोल्यूशन इसको कहलाता है। जब हम सी की वैल्यू नहीं निकालते, वहीं पे छोड़ देता फंक्शन को, तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन कहलाता है। अगर उसने कंडीशन देता तो मैं एक्स और वाई की वैल्यू डालता और मेरे पास सी का आंसर आ जाता, फिर उसको मैं कहता था कि हाँ भाई वो मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन है। अब स्टेप्स वही सारे फॉलो करना है। वेरिएबल सेपरेट करोगे इन सच अ वे दैट आपका डी एक्स और डी वाई ऊपर ऊपर है, फिर जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं वही करनी है। ये आखिरी वाला कराता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स ln x अपॉन वाई स्क्वायर। अब इसके अंदर जब वेरिएबल सेपरेट करूंगा तो ये वाई स्क्वायर ऊपर ले आओ, ये डी एक्स वहां ले आओ, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स ln x डी एक्स। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो मसला नहीं है, ये हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3। यहाँ पे मसला है, यहाँ पे क्या लगेगा, 1/x हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्योंकि आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन है, दो किस्म के फंक्शन साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे अब बाय पार्ट्स लगेगा। जो अभी हमने ऊपर देखा ना LIAT वाला, LAIT वाला TE, तो और इसमें हम u क्या रखेंगे, log L है ना, L log ln x को मैं u रखूंगा। ठीक है, LAIT बताया ना मैंने, और इस तरीके से हम फॉलो करते हैं। तो लॉग्स पहले आ रहा है ना, तो u मेरा log होगा। और पे सॉल्व जैसे किया तो हमने ऊपर वैसे सॉल्व करना है। ये करूँ या ठीक है करूँ, तो u हमारा हो जाएगा ln x और dv हो जाएगा x dx, du इज इक्वल टू 1/x dx। अब इसको u du क्यों नहीं कहते, नहीं ये तरीका है ना, और इसको dv क्यों कह रहे हैं? ये भी तरीका है, फॉर्मूला होता है, इसकी लॉजिक मैंने बताई थी पहले। अभी फिलहाल ये पैटर्न फॉलो करो, मैं बता दूंगा क्या होता है। ठीक है, अब ये क्या इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड यहाँ पर ही होगा, तो ये v आ गया और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये इससे, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू ln x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x dx। ये x और ये कट गया, 1 आ गया, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर ln x अपॉन 2। ये कैसे आया?
ये तो इधर से है ना, वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट किया जाए, वाई स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3 पावर 8 डिवाइड बाय द पावर, ये तो सही है। ओके ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, सिर्फ x एक्स एक्स 1 है ना अभी, हाँ तो स्क्वायर तो इंटीग्रेट कर दो अच्छा प्लस 1 अपॉन, ओके ओके और ये क्या आ जाएगा प्लस डी सी। अच्छा ये हमारा आंसर है, ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। बस बस आगे नहीं करना कुछ। आगे बस उसने मांगे, अगर कंडीशन दी होती है एक्स की वैल्यू ये है तो वाई की वैल्यू ये है, तो वो इनपुट करता है, सी का आंसर निकालता सही है। ये ओवरऑल इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। अगर ये मकसद समझ में आ गया करना क्या है, इक्वेशन निकालनी है, ये है वो है, आगे वो असल में वही रहा ना कि इंटीग्रेशन ही लग रही है। अब उसके एग्जाम में सवाल आते हैं कुछ ऐसे, ये भी सारे अलग अलग किस्म के फंक्शन है, कोई मसले वाली बात नहीं है, करना वही है, सारे एक्स को एक तरफ सारे वाई को एक तरफ, कंडीशन देगा और सॉल्व करना है। मसला ये होता है जो इक्वेशन बनाई ना इसने, डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये देगा वो हमें बनानी पड़ती है यूजिंग द इंफॉर्मेशन दैट हैज गिवन अस। यहाँ पर असल में मसला आता है, आगे आगे इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, जैसे कभी कभार जो है ना देता नहीं है चीजें, इक्वेशन नहीं बना के देता, हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है वो लिख के, और हम फिर उसको यूज करते हैं फिर आगे वो बनाने के लिए इक्वेशन गलत बन गई तो इक्वेशन, तो फिर गलत हो गया। कोई अच्छा सवाल मिले तो वो कराता हूँ मैं। थोड़ा सिंपल वाला करते हैं अभी फिलहाल, बाद में वो कराऊंगा, जहाँ पे मसला होता है ना उसको हम इंशाल्लाह कल चलो देख लेंगे, आज इसको तुम लोग हजम कर लो, ठीक है। 8 मार्क्स का मेरे ख्याल से इसमें भी बाय पार्ट्स है। अब इसमें फर्क ये है कि इंटीग्रेट तो करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, वेरिएबल सेपरेट भी कर देंगे इंटीग्रेट भी कर देंगे, उसके बाद इसने देखो ये कंडीशन दी है कि y2 है जब x 0 है, फिर मैं ये डालूंगा फिर अपने सोल्यूशन में, और फिर मुझे सी का आंसर भी पता चल जाएगा, तो वो एक पर्टिकुलर फिर वो पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर वो कह रहा है कि आपको कंप्लीट इक्वेशन मिल गई, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 0.5, तो उस फंक्शन के अंदर जो कंप्लीट मिल गई उसके अंदर x की वैल्यू 0.5 रख दूंगा, अच्छी की भी तो y की वैल्यू हाँ c की भी डाल दूंगा तो y की आ जाएगी। तो यहाँ पे पहले मुझे वेरिएबल सेपरेट करने होंगे, तो ये वाई स्क्वायर को वहां पे जाके मल्टीप्लाई कर, तो ये वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 6x अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ये तो पार्ट होगा ना बाय अगेन बाय पार्ट्स, ये हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3, बाय पार्ट्स करने के लिए u क्या होगा मेरा LAIT एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक में 6x है हमारा ना यहाँ पे 6x, और e वाला एक्सपोनेंशियल होता है, e वाला एक्सपेंशन होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6dx है ना, फिर dv हो जाएगा हमारे पास e3x dx, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो ये v इज इक्वल टू e3x अपॉन 3, ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई माइनस माइनस के साथ माइनस और इंटीग्रल, तो क्या बन जाएगा 6x e3x अपॉन 3, ये और ये कट गया, माइनस इंटीग्रल dx कहाँ ले गए आप? क्या dx क्या है dx, वो इंटीग्रल एक बाहर आ गया ना, अब ये दूसरा इंटीग्रल और e3x अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 6dx अब आ गया ना, है ये इससे मल्टीप्लाई होता है फिर ये इससे, इसको भी सिंपलीफाई कर सकते हो। अभी खत्म नहीं हुआ इंटीग्रल तो मैंने सी नहीं लगा, वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 2x e3x, और इसको सिंपलीफाई करते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, -2 इंटीग्रल ऑफ 3x, इस 3 को इस 3 से कट 6 से कट 6 से कट गया ना, और इसको इससे कट गया, सही है ओके। और ये कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया ना मैंने इंटीग्रल से, ये वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 2x e3x -2 e3x अपॉन 3 प्लस c, ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब x और y की वैल्यू डालो और c निकालो, x 0 है y2 है, तो y2 है तो 2 का क्यूब 8 अपॉन 3, और x 0 है तो ये 0 हो गया -2 अपॉन 3,
प्लस सी, ई की पावर 0 1 बता दो, माइनस प्लस 2/3 10 अपॉन 3 10/3 यार, 10/3 इज इक्वल टू सी, ये सी डाल दो। अब क्या हुआ, वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 2x ई 3x माइनस 2/3 ई 3x प्लस 10/3। ये कंप्लीट इक्वेशन आ गई, ये कहलाएगा आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है। अब इसने बोला है कि एक्स 0.5 वाई डालो। निकालो जब x 0.5, तो अब इस फंक्शन के अंदर x 0.5 रख दो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 0.5 रख दो, और फिर x का आंसर निकाल दो, मल्टीप्लाई बाय 3, फिर अंडर रूट क्यूब रूट 0.5 माइनस 2/3। अरे यार ये आप ही कर लो। 0.5 प्लस 10/3, बस सही है। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। सर ये आ गया। अब क्यूब अंडर रूट लगा दो तो -6.19। 2 पॉइंट, ये आ रहा है भाई आंसर। गलत किया आपने। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 ई 3.5 माइनस 2/3। सही है, आप सही कर मैंने रहे सही हो। किया, मैंने सही किया। मैंने सही डाला। आपने क्यूब रूट नहीं डाला ना, क्यूब रूट ही तो है, 1/3 क्या होता और है। आपने मल्टीप्लाई बाय 3 भी किया है। हाँ, तो कर 10 दिया ना, अपॉन 3 0.8 माइनस 2/3। सही लिखा है मैंने भाई। सही है, आप सही हो। 2.44 ये हमारा आंसर आ रहा है y का, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सही है। ठीक है आदिल, क्लियर है, समझ में आ रहा है। जी सर। और बाकियों को, सैफी Yep, और यूसुफ, yeah, of course. भूमिका, भूमिका आवाज आ रही है ना, भूमिका गायब है, भूमिका है, सैफ जी गया। सर, समझ आ रहा है। ठीक है चलो अच्छा, और यूसुफ गया, वो भी यूसुफ, गया। यूसुफ गया ना, हाँ यूसुफ ही तो गया है बस, टोपी है, टोपी है। नींद से उठा है वापस हो गया होगा, हम्म, अभी तो बोला था उसने। हैदराबादी हैदराबादी। अब यही करना है आपने, ठीक है, वो इंटीग्रेशन ही रही है, बस मसला कहाँ पे आता है, व्हेन दे आस्क यू टू फॉर्म द इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि देखो, a certain curve, क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे, a certain curve is such that its gradient at point is proportional to x y। अब ये इंग्लिश में पूरी इक्वेशन दी है इसने हमें, हमें इसको मैथ्स में चेंज करनी होगी, फिर आगे आगे डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह जो इक्वेशन करेंगे लेकिन पहले से गिवन हमें पता है कि शो करनी है ना हमने। तो हाँ हम ऐसे ये ही लिख देते हैं। नहीं ना, अगर फर्स्ट पार्ट नहीं हो पा रहा तो फिर अच्छा, हमेशा गिवन होती है। हाँ ज्यादा दी भी होती है, एक फॉर्म कुछ ना कुछ दिया होता है आपको कि इस फॉर्म की या इस शक्ल की इक्वेशन होगी, लेकिन जरूरी नहीं है। ये 7 मार्क्स का है भाई। इसने तो फाइनल आंसर बताया, मतलब शो दैट द इक्वेशन ऑफ द कर्व, डायरेक्ट फाइनल बताया, इंटीग्रेशन वगैरह करके बाद। A certain curve is such that its gradient at x y, gradient क्या होता है, dy by dx। xy गिवन है ना, हाँ dy by dx, xy गिवन है। xy नहीं गिवन, इसने बोला है कि ये इज प्रोपोर्शनल टू x, तो ये आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू x। अच्छा, फिर क्या होगा, dy by dx इज इक्वल्स टू, आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटती है तो कांस्टेंट आ जाता है कि एक्स वाई, वो लेवल में पढ़ा था ना। फिर इसमें बोला था कि x की वैल्यू जब 1,2 है, सॉरी एट द पॉइंट 1,2 ग्रेडियंट इज 4, फिर जब dy by dx 4 है, जब मेरा x 1 और y 2 है, तो k की वैल्यू क्या आएगी ना, k की वैल्यू आ गई ना, 2 आ गई। 2 आ गई। नाउ आई हैव द डिफरेंशियल इक्वेशन, dy by dx इज इक्वल्स टू 2xy। अब हम करेंगे इजी था। उल्टा, क्या उल्टा करेंगे, y को मल्टीप्लाई। यहाँ पे तो dy अपॉन y हो गया इज इक्वल्स टू
अब 2x इंटीग्रेट कर दो। dx इंटीग्रल 1/y का इंटीग्रल ln y पढ़ा ना। कोई भी लीनियर फंक्शन होता है अगर डिनोमिनेटर में यार तो वो ln के अंदर आ जाता है, और ये हो जाएगा 2x² प्लस c। अब c कैसे आएगा? वी नो द वन पॉइंट ऑन द कर्व कि मेरा x 1 है, y 2 है, y 2 रख दो, ln 2 x 1 रख दो, तो c आ रहा है मेरे पास ln 2 ln -1। -1 ना, -0.30। नहीं अभी ऐसे नहीं रखते, इसको एग्जैक्ट में रखेंगे, क्योंकि इसने बोला है कि फंक्शन को इस टाइम में लाना है, मतलब y को सब्जेक्ट भी बनाना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? ln y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, सॉरी ये 2 और 2 तो कट जाएगा, x² प्लस ln 2 -1। x स्क्वायर कहाँ से आया? ये x, ये 2 और 2 कट गया ना, हाँ, ठीक है। x स्क्वायर तो c की वैल्यू निकाल दी ना, ln c की वैल्यू -2। आ गई ना, वो c की वैल्यू मैंने डाल दी। सही है। अब इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ना, दिस इज द कंप्लीट फंक्शन, मतलब कर्व जो था असल में, और मुझे इसको शो करना है इस फॉर्म में, मतलब y को सब्जेक्ट बनाना है। सही है। सही है। और y को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? e लगा देते ना, e की पावर में सब कुछ आ जाता है। e की पावर में ln y इज इक्वल टू e की पावर में x² प्लस ln 2 -1। तो ये y नीचे आ गया है ना, और इसकी पावर को मैं सेपरेट कर सकता हूँ, e x² मल्टीप्लाई बाय e y नीचे आया तो ln मल्टीप्लाई e बाय तब 1 ही होता है -1। ना, ln e 1 ही होता है ना। हाँ, हाँ ठीक। और मैंने e की पावर में जो कुछ था उसको मैंने सेपरेट कर दिया, इंडाइसिस लगा के, इंडाइसिस का फॉर्मूला था ना, बेस सेम कर दी और मल्टीप्लाई, तो पावर्स ऐड सही, अप हो लेकिन ये जाएंगी। माइनस हो रहा है तो डिवाइड होगा ना, मल्टीप्लाई नहीं तो होगा। मैंने मल्टीप्लाई बाय -1 लिखा, सही है। अगर अपॉन में लिखता तो वो +1 होता। सही है, अपॉन में भी लिख सकते हैं ना, गलत तो नहीं होगा ना। जिस फॉर्म में लाना है ना उस शक्ल को याद रखो, ध्यान में रखो भाई किस फॉर्म में लाना है, तो जरूरत के मुताबिक। सही है। e की पावर अगर मैं सिर्फ इसको और इसको ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? x² -1, और ये क्या बन जाएगा? सिंपल 2 बन जाएगा ना, 2। तो ये उसी फॉर्म में बन गया जो हमें चाहिए था, 2e x² -1। ठीक है, ये 7 मार्क आपको पूरे मिल सर ये आप कर रहे हैं, इजी लग रहा है, हम कर रहे हैं। सही है, क्लियर है कि सबको? आदिल समझ में आया? इस चीज की मैं बात कर रहा था। हजम हो गया तो अच्छी बात है, कुछ लिख लो, ये तो नहीं लिखना है लिख ना, लो। स्टेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट एंड स्केच द कर्व। स्केचिंग तो मैं बताऊंगा ना अभी आगे, अभी कुछ नहीं है। स्केचिंग वाला पार्ट अभी नहीं। क्या चाहिए? देख रही थी, गो थ्रू कर रही थी क्लास खत्म ना। एक और करवाऊं सवाल? अब इसकी प्रैक्टिस करनी तुम लोगों ने, नेक्स्ट क्लास में इसी को रेगुलर रहेंगे। कल की क्लास ना, चलो अभी परसों 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 9 से 10 है, और टाइमिंग दिन बढ़ा देते ना। आपके वो हो गए क्या एग्जाम्स, फाइनल असाइनमेंट भी हो गया? ग्रेजुएशन नहीं अभी तो बाद में, 4 हफ्ते बाद, 4 महीने बाद। इंटर्नशिप के बाद ठीक है, हो गई। आदिल नेक्स्ट क्लास में इसके जो है ना तुम लोग कुछ ना कुछ करके रखना, या चलो ये चीज जो है ना कम से कम कॉपी करना, की प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन इज द, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन हो गया आपका, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन ही लग रही है ना, सिर्फ बाय पार्ट वाला हटा के, सॉरी सब्स्टिट्यूशन वाला हटा के, बाकी सारा वो इंटीग्रेशन ही है। ठीक है सैफ, आज के लिए काफ़ी है। भूमिका, आदिल, कुछ सवाल तो पूछ लो और तैयारी करो, डिफरेंशिएशन तक टेस्ट कभी भी हो जाएगा।